होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए बेड से जैसे ही उतरती है उसके पैर से पर उसे कोमल सा एहसास होता है तो वह जमीन को देखती है। पूरी जमीन पर गुलाब फूल के पंखुड़ी बिखरे हुए थे। उसे सुबह सुबह ऐसा फील हो रहा था जैसे वो राजकुमारी हो। वो मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही कदमों के बाद वो बाथरूम के दरवाजा को खोल अंदर जाती है तो देखती है बाथटब में भी गुलाब फूल का पंखुड़ी है। ये देख वो मुस्कुराते हुए ब्रश करने जाती है तो उसे पिंक कलर का किट्टी बना क्यूट सा न्यू ब्रश दिखता है और सामने लगे शीशे पर एक नोट लिखा होता है, तुम्हारे चेहरे पर आए मुस्कान को देखने का हक सिर्फ मेरा है, पर इस मुस्कान को कोई और देख रहा है। इस नोट को पढ़ने के बाद शीशे में खुद को देख सवाल करती है, कौन देख रहा है? तभी उसे अपने कपड़े पर कुछ लिखा हुए उसे दिखता है, शीशे में दिख रही तुम्हारी हमशक्ल। ये पढ़ने के बाद वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर जल्दी से ब्रश कर नहाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य को अच्छे से खाना बनाने भी नहीं आता था, फिर भी लगा हुआ था। उसे नाश्ता बनाता देख सान भी उसका हेल्प करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर फ्रेश हो नाश्ता बना रहा था तभी इवान अपने गीले बालों में ही किचन आ कहता है, मुझे कॉफ़ी चाहिए। ये सुन कबीर अपने आईब्रो को चढ़ा उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अगर कॉफ़ी पीना है तो खुद बनाओ। ये सुन इरिटेट हो इवान उसे गुस्से में घूर कर देखा, फिर अपने गुस्से से भरे आवाज में कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। इतना कहने के बाद वो जाने को होता है तभी उसके गीले बाल के वजह से उसके गीले हुए कपड़े को देख कबीर गैस ऑफ कर अपने कदम तेज कर इवान के पास जा उसके हाथ को पकड़ अपने साथ उसे जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाने लगता है तो इवान उसके इस हरकत पर गुस्से में कहना शुरू कर देता है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे इस हरकत का कंप्लेन करूंगा रेहान के पास। वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था पर कबीर को तो जैसे उसका कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसके कहे एक एक बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने रूम के अंदर ले जा, उसे बेड पर धक्का दे खुद शीशे के पास जा, हेयर ड्रायर ले इवान के पास जा, हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखाते हुए कहता है, यहाँ तुम मेरा जिम्मेदारी हो, अगर तुम बीमार पड़ जाते हो तो मुझे ही परेशानी होगा और ऐसे भीगे बालों में धूप में जाओगे तो पक्का बीमार पड़ोगे। भले जिम्मेदारी का नाम से कबीर उसका केयर कर रहा था पर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। कबीर के ऐसे केयर करने से उसके होंठों पर मुस्कान छा गया और वह अपने उसी मुस्कान के साथ बस इस पल को कैद करने का कोशिश करने लगा। वही कबीर का ध्यान बस उसके बालों को सुखाने में था। जैसे ही उसका बाल सूख गया कबीर उससे दूर हो कहता है, अब तुम जहाँ जाना जा सकते हो। ये सुन इवान को बहुत बुरा लगा। वो अपना मासूम सा चेहरा बना कहता है, मैंने मुंबई नहीं देख रखा है, अगर मैं बाहर गया और खो गया तो? ये सुन कबीर उसकी तरफ कठोरता से देख कहता है, तुम्हारे पास मोबाइल और यहाँ का एड्रेस दोनों है तो लोकेशन ट्रैक कर आ जाना। ये सुन अपना और रोंदू सा शकल बना इवान कहता है, अगर फ़ोन को कुछ हो गया या फिर नेट काम नहीं किया तो? इवान के मासूमियत से भरे सवाल को सुन कबीर कहता है, तो बाहर मत जाओ। इतना कह कबीर जाने को होता है तभी इवान झट से उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, पर मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी पीने का आदत है और मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। इतना कहने के बाद अपना मासूम सा चेहरा बना अपने बच्चों जैसे चमकदार आंखों से कबीर की तरफ वो देखने लग जाता है। उसकी चमकदार आंखों से बच पाना मुश्किल था। वो अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल अपने चिड़चिड़े आवाज में कहता है, फाइन, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, पर तुम अभी मुझे कॉफ़ी बनाते हुए देख सीखोगे क्योंकि मैं सिर्फ आज तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ। ये सुन इवान झट से खड़ा हो मुस्कुराते हुए कहता है, ओके ओके, अब चले कॉफ़ी बनाने। इवान के इस बात को सुन कबीर अपने मन में ही कहता है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे यही कॉफ़ी बनाने के लिए जा रहा हो। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और कुछ ही कदमों के बाद किचन के अंदर आ कबीर कॉफ़ी बनाना शुरू कर देता है, साथ ही बनाते हुए सीखने को भी लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी को सच में जॉब का बहुत ज़रूरत था पर उसे समझ नहीं आ रहा था सनाया का ऑफर वो एक्सेप्ट करे कि नहीं। वो इसी सोच में खोई थी कि तभी एक छोटी सी बच्ची आ कहती है, जानवी दी, कोई सुंदर सी लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। उन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई मॉडल हो। बच्ची के बातों को सुनते हुए जानवी के दिमाग में सनाया का ही छवि बनने लग गया। वो झट से खड़ी हो बच्ची के साथ जाने लग जाती है। कुछ ही वक्त में वो अंदर आती है तो चेयर पर सनाया को अपने आंखों में चश्मा लगाए किसी मॉडल की तरह बैठी हुई देखती है तो उसे देखते ही जानवी का दिल धड़कने लगता है, पर उसका दिल धड़क क्यों रहा था उसे ये बात समझ नहीं आ रहा होता है। उसके तेज कदम धीमे पड़ चुके थे और वह अपने उसी धीमे कदमों के साथ सनाया के पास जा अपने सिर को झुका लेती है। तभी सनाया अपने आंखों से चश्मा हटा उसे देख कहती है, तो क्या सोचा है तुमने?
देखो जानवी, तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा, और हाँ, तुम दिन में जब भी कॉलेज जाना चाहो जा सकती हो, पर कॉलेज से आने के बाद तुम्हें अपना पूरा वक्त मेरे साथ बिताना होगा, अपना रात भी, और इसके लिए मैं तुम्हें मंथली 50,000 दूंगी। सनाया तो और देना चाहती थी, पर उसे पता था वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करेगी तो कहीं ना कहीं जानवी को उसके इंटेंशन पर शक होने लगेगा, और सनाया ये नहीं चाहती थी कि जानवी के मन में कोई गलत ख्याल उसके प्रति आए। वही पढ़ाई करने के साथ साथ उसे बस शाम से रात तक के लिए 50,000 इनकम दे रही थी, तो जानवी हैरान हो गई थी और उसे वह अपने हैरानी से देखते हुए कहती ही, ये इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है क्या? जानवी के इस बात को सुनते हुए सनाया कहती है, इससे पहले जो मेरे असिस्टेंट थी उसे मैं फुल टाइम वर्क के लिए 1.5 लाख पर मंथ देती थी, फिर उसके मुकाबले में तुम्हारे एबिलिटी और हाफ टाइम के लिए सही दे रही हूँ। ये सुन जानवी हैरान थी, उसे नहीं पता था इस काम के लिए उसे इतने पैसे मिल सकते हैं। वैसे भी अभी उसे कॉलेज फीस भरना था और उसके पास कॉलेज फीस देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो झट से कहती है, ओके, मैं ये काम करना चाहती हूँ। जानवी का जवाब जानने के बाद अपने फ़ोन स्क्रीन को ऑन कर टाइम देखते हुए कहती है, जल्दी से अपने कपड़े पैक करो, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। ये सुन जानवी थोड़ा भी देरी न करते हुए भागते हुए पैकिंग करने चली जाती है। वही जानवी के हाँ करने से सनाया बहुत खुश थी। वही वो छोटी बच्ची जो तब से दोनों की बातें सुन रही थी, वो सनाया के पास आ कहती है, क्या मेरे लिए कोई काम है? मुझे ना एक डॉल बहुत पसंद आई है, पर मैडम नहीं खरीद देती, और जानवी दी ने भी कहा था जब पैसे आएंगे तो वो खरीद देगी, पर आप मुझे काम दे दो, मैं आपका काम कर दूंगी, बदले में मुझे बस डॉल के पैसे दे दीजिएगा। बच्ची की बातों को सुन सनाया के होंठों पर हल्की मुस्कान छा गई, पर साथ ही उसके चेहरे पर गम भी था। आज तक उसने जो चाहा है उसे मिला है, क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स के साथ साथ बहुत अमीर भी थी, पर आज पहली बार इन बच्चों को देख वो एक अलग ही दुनिया देख रही थी। वो अपने पर्स से पैसे निकाल उस बच्ची की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें काम करने का जरूरत नहीं है, ये लो पैसे, वो खरीद लेना अपने लिए डॉल। ये सुन और पैसे देख बच्ची अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं ले सकती मैं पैसे। जानवी दी कहती है, जो ऐसे पैसे देते हैं वो लोग उन्हें बेचारा समझते हैं, पर दी कहती, हम बेचारे बिल्कुल नहीं है। बच्ची की बातें बहुत प्यारी थी और ये बातें जानवी उसे सिखाई है। ये सुन सनाया को जानवी और पसंद आने लगी थी। तभी सनाया अपने पैसे पर्स के अंदर रख कहती है, मैं छोटे बच्चों से काम नहीं करवाती हूँ स्वीटी, पर तुम पैसे नहीं पर गिफ्ट तो ले सकती हो ना। अगले बार मैं आऊंगी तो सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, और तुम्हारे लिए गिफ्ट में मैं डॉल लेकर ही आऊंगी। जानवी अपना सामान पैक कर आ चुकी थी, और जब सनाया बच्ची से ये बात कह रही थी तो वो सुन चुकी थी, और अब जानवी को सनाया बहुत अच्छी लगने लगी थी। फिर वो सनाया के पास आई तो दोनों फिर बच्ची को बाय की ओर जाने लग जाती है, पर जाते हुए पहले जानवी मैडम को भी कह देती है। फिर मैडम का परमिशन मिल जाता है तो फिर सनाया के साथ एनजीओ से बाहर निकल जाती है। फिर दोनों ही कार के अंदर जा बैठ जाती है, फिर वहां से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ सोनाली नीचे आती है तो उसे डाइनिंग टेबल के पास अगस्त्य और सान दिखते हैं। सान तो हमेशा की तरह ही था, पर अगस्त्य के चेहरे पर आंटा लगा था और उसके बाल बिखरे हुए थे, साथ ही अपने कपड़ों को भी मसाले से रंग चुका था। अगस्त्य की हालत को देख सोनाली को हंसी आने लगा। फिर वो वहां जा उसे देख सवाल करती है, ऐसा क्या कर रहे थे आप जो अपनी ये हालत बना कर रखे हो आप? ये सुन सान झट से कहता है, मेरा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे थे इसलिए इनका ये हालत है। इतना कहने के बाद सान एक एक कर सारे डिश दिखाना शुरू कर देता है। सब कुछ सोनाली के मनपसंद का था। ये देख सोनाली हैरान रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था अगस्त्य को खाना में कुछ नहीं बनाना आता है। वो तीनों फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर खाना सोनाली टेस्ट करती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत यम्मी है। वही सान भी यही कहता है। तीनों फिर बातें करते हुए अपना खाना खत्म कर देते हैं। फिर नाश्ता हो जाने के बाद अगस्त्य कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अंश का आज कॉलेज का पहला दिन था। वो रेडी हो कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त बाद वो कॉलेज पहुंच कॉलेज के अंदर जैसे ही उसे सीनियर लड़के घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। एक लड़का उसके बैग को ले उसके बैग से सामान निकाल जमीन पर गिराने लगता है तो अंश बहुत मासूमियत के साथ कहता है, प्लीज ऐसा मत करिए। जब अंश इतने मासूमियत से यह बात कहता है तो एक चार्मिंग लड़का उसके पास आ उसके चेहरे पर अपने उंगली को रख कहता है, आप कितने मासूम हो तुम। उसके बोलने के तरीके से उसके ग्रुप के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर तभी उस लड़के का नजर अंश के कांपती होंठों पर जाता है। उसका होंठ बहुत लाल था और बिल्कुल किसी लड़की की तरह दिख रहा था। वो अपने अंगूठे से उसके होंठों को छूने लग जाता है। तभी उसे उसके होंठों का कोमलता का एहसास होता है तो उसे बहुत अजीब सा खुद में कुछ होता है। फिर वह झट से अपने हाथ को उससे हटा सभी की तरफ देख कहता है, हो गया अब सब चलो।
अब ऑर्डर उसने दिया था तो किसी का उसके ऑर्डर को ना मानने का हिम्मत तो था नहीं, तो सभी वहां से जाने लग जाते हैं। तो वो अपने बिखरे बुक कॉपी पेन वगैरह को देख झुक वो एक एक कर उठा अपने बैग में डालना शुरू कर देता है। तभी एक चासमिस उसके पास आ उसका हेल्प करते हुए उससे सवाल करता है, क्या तुम एमसीए करने आए हो? ये सुन वो लड़के की तरफ देख कहता है, हाँ। अंश का जवाब सुन वो लड़का झट से कहता है, मैं भी। वैसे ये लोग पहले दिन मुझे तो और तंग किए थे पर तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दिए। ये सुन अंश अपने बैग को पैक कर अपने कंधे पर डाल बहुत मासूमियत से कहता है, हम लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। ये सुन अफसोस से भरा सांस भरते हुए वो लड़का कहता है, कोई फायदा नहीं है, ये कॉलेज उस लड़के के डैड का ही है। ये सुनने के बाद अंश को समझ आता है ये लोग इतने खुलेआम रैगिंग क्यों कर रहे हैं। तभी वो लड़का कहता है, मेरा नाम नक्श है और तुम्हारा? लड़के का सवाल सुन अंश मुस्कुराते हुए कह देता है, अंश। फिर दोनों क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं और एक साथ ही बैठ जाते हैं। कुछ वक्त के बाद प्रोफेसर आ चुके थे तो क्लास स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, 12 घंटे पूरे हो चुके थे। प्राइवेट जेट ऑस्ट्रेलिया लैंड होता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद रेहान ऋतिक दोनों ही पहले होटल जा अपने अपने रूम का की ले लेते हैं और अपने रूम में जा फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद रेहान अपने रूम में आ अपने कपड़े पहन बेड पर जा बैठने के बाद सान को कॉल कर देता है। सान सोनाली के साथ ही उसका बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। सान के ऐसा करने से सोनाली को बहुत अजीब लग रहा था और सान उसका इतना केयर क्यों कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। वो केयर कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजा तो वो अपने फ़ोन को उठा, रेहान का कॉल आता देखा तो समझ गया। फिर वो फ़ोन ले साइड में चला जाता है बात करने। जैसे ही कॉल पिक हुआ रेहान का अट्रैक्टिव आवाज़ उसे सुनाई दिया, इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें कॉल उठाने में? रेहान का सवाल सुन वह झट से कहता है, मैं सोनाली के साथ था इसलिए। वैसे ध्रुव भैया मिले? सान का सवाल सुन रेहान झट से कहता है, अभी तो मैं पहुंचा ही हूं बनी। तभी सान कहता है, हो सके तो जल्दी ढूंढिए, सोनाली को ध्रुव सर की हेल्प का जरूरत है। ये सुन रेहान हैरान हो जाता है। फिर वो अपने उसी हैरानी से भरे भाव के साथ सवाल करता है, सोनाली को जरूरत है पर क्यों? रेहान के सवाल पर सान उसे बता देता है, सोनाली प्रेग्नेंट है पर उसे प्रेगनेंसी में कुछ इश्यू है जिससे कोई डॉक्टर लीजा ही सॉल्व कर सकती है, पर उन्हें कांटेक्ट करना इसी नहीं है पर ध्रुव भैया के बैच की ही थी और शायद दोनों कांटेक्ट में भी है। रेहान को लगा ही था कुछ ऐसा कुछ ही होगा। दोनों फिर इस टॉपिक में थोड़ी देर बात किए, फिर फोन कट गया। उसके बाद सान फिर सोनाली के पास चला जाता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। शाम के 4 बजते ही कॉलेज का छुट्टी हो जाता है तो सभी कॉलेज से बाहर निकलने लग जाते हैं। अंश और नक्श भी साथ ही बाहर आ रहे थे। तभी उस चार्मिंग लड़के को छोड़कर उसके बाकी सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और दोनों को घेर कहते हैं, दोनों इडियट साथ में, क्या बात है? इतना कहने के बाद वो लड़का अपने हाथ आगे बढ़ा कहता है, चलो तुम दोनों के पास जो पैसे हैं जल्दी निकालो। ये सुन अंश और नक्श दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाता है। तभी वो लड़का गुस्से में कठोरता से कहता है, जल्दी करो तुम दोनों। दोनों में किसी के अंदर एबिलिटी नहीं था लड़ने का, तो वो दोनों ही अपने बैग को खोल जो भी पैसे थे उसे निकाल दे देता है। फिर अंश कहता है, अब हम दोनों जाए। ये सुन वही मौजूद सभी लड़के शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगते हैं। वही आसपास के स्टूडेंट भी खड़ा हो ये सब होता हुआ बस देखे जा रहे थे। वही वो चार्मिंग लड़का ये देख वहां जाने लगा। वही वो लड़का अंश और नक्श की तरफ देख कहता है, तुम दोनों पहले एक दूसरे को लिप लॉक किस करो, तब मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। उसका ये बात सुन दोनों का चेहरा ब्लैंक पड़ जाता है और दोनों साथ ही कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हैं? हम दोनों एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हैं? जब दोनों ने सेम बात कहा तो वो लोग हंसते हुए ही कहते हैं, करना तो पड़ेगा, अगर नहीं किए तो यहाँ से जाने नहीं मिलेगा। ये सुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। फिर आखिर में दोनों ने किस करने का ठान लिया क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन बचा हुआ था। अंश किस करने में घबरा रहा था, वही दूसरी तरफ नक्श से भी नहीं किया जा रहा था, पर वो हिम्मत ला उसके करीब जाने लगा तो वही अंश अपने आंखों को कसके बंद कर लेता है। तभी नक्श उसके होंठों को चूमने के लिए होता है। तभी वो चार्मिंग लड़का उसे अंश से दूर कर देता है। फिर उसके तरफ मुड़ जब वो अंश को अपने आंखों को बंद किए हुए देखता है तो अपने मन में ही कहता है, इतना खूबसूरत कैसे कोई लड़का हो सकता है। इतना कहने के बाद उसके होठों पर मुस्कान आ जाता है और वह अपने उसी मुस्कान के साथ कहता है, आंखें खोल लो नहीं तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। किसी दूसरे लड़के का आवाज सुन वह झट से अपने आंखों को खोल देता है। तभी वह लड़का उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है तो वह झट से अपने चेहरे को झुका देता है। अंश के इस हरकत पर लड़के के होंठों का मुस्कान और भी बड़ा हो जाता है, पर फिर वह अपने मुस्कान को कोल्ड एक्सप्रेशन में बदला सभी की तरफ देख कहता है,
मेरे इजाज़त के बिना यहाँ कुछ नहीं होता है और तुम लोग मेरे इजाज़त के बिना इन दोनों को तंग करने की सोच भी कैसे लिए? अब जो तुम इन दोनों को करने बोल रहे थे अब वो तुम करोगे। चार्मिंग लड़के का ये बात सुन वह लड़का हैरान हो जाता है। तभी वह चार्मिंग लड़का फिर से कहते हैं अपने कठोर आवाज में, कुणाल तुम अभिनव को किस करोगे? जैसे ही वो चार्मिंग लड़का ये बात कहता है तो ये बात सुन कुणाल अपने बड़े बड़े आंखों को कर उस चार्मिंग लड़के की तरफ देखने लगता है जिसका नाम तरंग था। तरंग कॉलेज का पॉपुलर बॉय था। सभी लड़कियां उसे अपने ख्वाबों का राजा मानती थी, पर आज तक वह लड़का किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया था, न ही रैगिंग करने पर किसी को रोकता था, बल्कि वह खुद ही सबके साथ रैगिंग करता रहता था और सभी के सामने अपना रोब जताता रहता था। पर आज पहली बार वह रोक रहा था। ये देख कॉलेज के सभी स्टूडेंट हैरान थे, पर कुणाल का तो वॉट लगा हुआ था। वह सोच रहा था वह अपने बेस्ट फ्रेंड अभिनव को कैसे किस करेगा। वही अभिनव के दिमाग में भी बस यही चल रहा था। अभिनव झट से कहता है, यार तरंग मैंने क्या किया है? मैंने तो कोई रैगिंग नहीं किया है इन दोनों के साथ। ये सुन तरंग कहता है, कल्परेट का साथ देने वाला भी कल्परेट होता है और तुम भी कल्परेट हो जो यहाँ खड़े होने पर भी रोकने की जगह उसे करने दे रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें भी सजा दे रहा हूँ। तो अब जल्दी से तुम दोनों एक दूसरे को किस करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम दोनों जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तरंग का ये बात सुन कुणाल और अभिनव दोनों के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है और वह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी तरंग अपने फ़ोन को निकाल वीडियो ऑन कर देता है तो कुणाल झट से कहता है, यह क्या है? तुम हमारे दोस्त हो पर उस लड़के के लिए इतना क्यों कर रहे हो? अपने दोस्त कुणाल के बातों को सुन तरंग कहता है, डूड ये सजा है मेरे बिना इजाज़त के ये सब करने का। ये बात सुन कुणाल चिढ़ते हुए तरंग की तरफ देखता है, फिर अभिनव के करीब जाने लगता है। वही अभिनव भी गुस्से में कुणाल को देख रहा था, क्योंकि आज जो भी हुआ था उसके कारण ही हो रहा था। फिर वो उसके करीब जा अपने आंख को बंद कर लेता है, क्योंकि आंख खोलकर उससे ये सब किया नहीं जा रहा था। तभी कुणाल जल्दी से किसी तरह उसके होंठों के पास जा उसे किस कर लेता है, फिर झट से उससे दूर हो जाता है। वही अभिनव उसके किस करने पर इतना गंदा रिएक्ट करता है कि कुणाल अपना मुंह बना लेता है। वही अपनी गंदे रिएक्शन के साथ अभिनव अपने होंठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है, तो कुणाल भी पानी का बॉटल ले अपने चेहरे को धोने लग जाता है। ये सब होने के बाद तरंग सभी को अपने हाथ के इशारे से वहां से जाने को कह देता है, तो अंश भी अपने दोस्त नक्श के साथ जाने वाला होता है। तभी तरंग उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक कहता है, मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। ये सुन अंश उसे हैरानी से भरे नज़र से देखता है और अपनी प्यारी से आवाज में कहता है, सॉरी पर मैं नहीं जा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह अपने हाथ को झटकाने का कोशिश करता है, पर तरंग उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके हाथों को मजबूती से ही पकड़े हुए वह कहता है, तरंग जो चाहता है इस कॉलेज में सभी वही करते हैं और तुम्हें भी वही करना होगा। इतना कहने के बाद वह उसे जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाने लगता है। वही पूरा कॉलेज ये नज़ारा देख हैरान था, नक्श भी। कुछ ही वक्त के बाद तरंग अंश को अपने घर के पास ले आता है, तो अंश मुश्किल से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, देखिए मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं जाना चाहता हूँ, और अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किए तो अंजाम आपके साथ बहुत बुरा होगा। आज जिस तरीके से अंश उससे बात किया था वह पहला लड़का था जो इस तरीके से बात करने का तरंग से हिम्मत किया था, और उसके इस हिम्मत को देख तरंग को वह और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था। अब तो वह सोच लिया था कुछ भी हो जाए वह आज उसे अपने साथ किसी भी हाल में लेकर ही जाएगा। तो अंश जैसे ही अपने कदम को बढ़ाया जाने के लिए तो तरंग अंश के हाथ को पकड़ कहता है, मैं तुम्हारा हेल्प किया और तुम बदले में मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। देखो मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बस मैं एक कॉफ़ी ही पीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, पर मैं तुम्हारा हेल्प किया हूँ एटलीस्ट इसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही चाहिए। तरंग के बातों को सुन वह थोड़ी देर खड़ा हो सोचता है, फिर कह देता है, ठीक है पर सिर्फ एक कॉफ़ी। ये सुन तरंग मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक कॉफ़ी। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए ही अंश के लिए अपने कार का दरवाज़ा खोल देता है, तो अंश थोड़ा हिचकिचाता है, फिर उसके कार के अंदर जा बैठ जाता है। अंश के कार के अंदर बैठने के बाद तरंग भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद कार बड़े से कैफ़े के पास रुक जाता है। जैसे ही कार रुकता है तरंग अपने साइड के कार डोर को खोल बाहर निकल जाता है। वही अंश भी कार से बाहर निकल जाता है, फिर दोनों कैफ़े के अंदर साथ जाते हैं। अंदर जाने के बाद सबसे खूबसूरत जगह पर तरंग उसे अपने साथ ले जा बैठ जाता है। फिर बैठने के बाद तरंग उससे सवाल करता है, तुम कौन सी कॉफ़ी पीना चाहोगे? तरंग के सवाल को सुन वह कहता है, आप जो भी पीना चाहे वही मैं भी पी लूँगा। ये सुनते ही तरंग के होंठों का मुस्कान बड़ा हो जाता है और वह जल्दी से 2 कोल्ड कॉफ़ी मंगवा लेता है। उसके बाद जब तक कॉफ़ी नहीं आ जाता है तब तक वह अंश से बातें करने का बहुत कोशिश करता है, पर उससे बात करने में अंश ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था।
वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में अभी रात का 9:30 हो रहा था। ऋतिक और रेहान दोनों ही ध्रुव को हर जगह ढूंढने में लगे हुए थे। आखिर में रेहान का बिछाया हुआ एक आदमी से उसे पता चलता है कि ध्रुव एक बार में है। जैसे ही उसे ये बात पता चलता है, ऋतिक रेहान दोनों ही उस बार में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही वक्त में दोनों बार के पास पहुंच जाते हैं। बार के पास पहुंचने के बाद दोनों ही अपने कार से बाहर निकल बार के अंदर जाने लगते हैं। बार के अंदर जाने के बाद दोनों का मुलाकात उसी आदमी से होता है जो रेहान को खबर दिया होता है कि ध्रुव बार में है। वो आदमी के पास जाने के बाद वह आदमी रेहान ऋतिक दोनों को ही देख ग्रिड करता है। ग्रिड करने के बाद वह कहता है, सर, ध्रुव सर हैज बीन सीन इन द VIP रूम। उस आदमी का ये बात सुन रेहान कहता है, ओके, यू टुक द कार्ड फॉर दैट रूम। रेहान के इस बात को सुन वह झट से कहता है, यस सर। इतना कहने के बाद वह आदमी VIP रूम का एक्सेस कार्ड रेहान की तरफ बढ़ा देता है, तो रेहान उस एक्सेस कार्ड को ले लेता है। एक्सेस कार्ड के मिलने के बाद रेहान ऋतिक दोनों ही उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में वह दोनों उस रूम के पास पहुंच जाते हैं। फिर दोनों कार्ड को एक्सेस कर उस रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं ध्रुव अकेले उदास हो ड्रिंक कर रहा है। ये देखने के बाद ऋतिक गुस्से में उसके पास जा उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास ले जमीन पर फेंक देता है। तभी ध्रुव अपने नशे से भरी आंखों से ऋतिक की तरफ देखता है। तभी ऋतिक उसे चिल्ला कर कहता है, ये सब क्या है ध्रुव। ऋतिक के आवाज को सुन ध्रुव उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बस इतना ही कह देता है, ऋतिक तुम यहाँ कैसे आए, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था। वह नशे में ये सब बोले जा रहा था। वही ऋतिक गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुंबई छोड़कर यहाँ आने का, और तुमने सोच कैसे लिया तुम मुझे छोड़कर यहाँ चले आओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऋतिक के बातों को सुनते हुए नशे में होने के बावजूद ध्रुव के आंखों में आंसू भर जाता है और वह अपने आंखों से भरे नजर से ऋतिक को देखते हुए कहता है, तो मैं क्या करता वही रहता और तुम्हारे नफरत को झेलता। तुम्हें तो पता है ना, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। ध्रुव के बातों को सुन ऋतिक गुस्से में कहता है, पर तुम इस बार मुझे छोड़कर आ गए हो, मतलब तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते हो। दोनों बिल्कुल किसी कपल की तरह लड़ रहे थे। वही रेहान और वह आदमी जिसके जरिए पता चला था दोनों को कि ध्रुव कहाँ है। वह दोनों उस नज़ारे को चुपचाप से देखने लग जाते हैं। वही ऋतिक की बातों को सुन ध्रुव नशे से भरे आवाज में कहता है, यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तेरी नफरत को झेल नहीं सकता था इसलिए छोड़कर आ गया। ध्रुव का ये बात सुन ऋतिक झट से कहता है, बहुत अच्छा, अब मैं तुझसे नफरत भी करूंगा और नाराज भी रहूंगा। देखता हूँ कहाँ कहाँ तू जाता है और जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तुझे वहाँ वहाँ ढूंढने आ जाऊंगा। दोनों के प्यार भरे केमिस्ट्री को देख वह आदमी रेहान से सवाल करता है, आर दीज टू अ कपल। लड़के के इस सवाल को सुन रेहान हंसने लगता है और वह हंसते हुए ही कहता है, नो नो, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये बात सुन उस लड़के को थोड़ा राहत मिलता है। फिर धीरे धीरे ये वक्त बीतने लगता है और ऋतिक ध्रुव को मना लेता है और अब ध्रुव का थोड़ा नशा भी उतर चुका होता है।